ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं आईटीएफ पे। कल हम लोगों ने सीरीज पढ़ लिया। देखिए लेक्चर्स में आपके पास ये मिसलेनियस क्वेश्चंस जिसके अंदर क्या क्या चीज आती है, मतलब कि इक्वेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है, और रेंज बेस्ड, ठीक है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन में हुआ आपका कि आईटीएफ की इक्वेशन बनकर आएगी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बेस्ड और रेंज बेस्ड। ये बेसिक सी चीज है, बेसिक सी चीज। रेंज बेस के क्या रेंज होती है वो दोनों तरफ कंपेयर कर देना। यही सेम टाइप के क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस कौन से, इक्वेशन बेस कौन से, अभी आते हैं उस सब पे। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, कोई क्वेश्चन बचे हैं आपके पास मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, ठीक है, सॉल्व। ठीक है, क्या वो आया tan इनवर्स के अंदर आपके पास आया x+3 माइनस में tan इनवर्स के अंदर आपके पास आया x-3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है 3/5। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं सॉल्व करो। हमने ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स के अंदर x+3 माइनस tan इनवर्स के अंदर x-3। क्या करूं सॉल्यूशन के लिए? एक मैं क्या करता हूं कि tan इनवर्स का एक फॉर्मूला है आपके पास। कौन सा फॉर्मूला है tan इनवर्स का? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। उस फॉर्मूले की प्रिंसिपल वैल्यू लगा के देखते हैं। ठीक है, आपने लिया tan इनवर्स के अंदर x+3 माइनस में x-3 और यहां 1 प्लस x+3 इंटू x-3, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स में 3/5। ठीक है, आपको लगेगा सर प्लस का पाई या माइनस का पाई नहीं आएगा, प्लस का पाई या माइनस का पाई नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, tan इनवर्स का अपना आंसर आपने सर अपनी प्रिंसिपल वैल्यू लिख दी tan इनवर्स में, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इनके ऊपर एक कंडीशन होती है कि आपका xy जो है सब्ट्रैक्शन वाले में शुड बी ग्रेटर देन -1। ये -1 से बड़ा होना चाहिए। आपने वो कंडीशन जाने बिना ये फॉर्मूला लगा दिया। तो इसमें दो फॉर्मूले और भी तो होते हैं, एक प्लस पाई के साथ, एक माइनस पाई के साथ। अब बात सुनना, अगर यहां पर प्लस पाई हो गया, प्लस पाई, तो tan इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहती है। उसमें मैं पाई ऐड कर दूंगा, अगर पाई ऐड कर दूंगा तो π/2 से 3π/2 के बीच में चली जाएगी, और साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में नहीं होती। क्या बोल रहे हो सर? tan इनवर्स की वैल्यू तो आई गई है, tan इनवर्स के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, tan इनवर्स का आंसर देगा। tan इनवर्स का आंसर रेंज आती है, tan इनवर्स की रेंज कंपेयर कर रहा हूं, इसकी रेंज आती है। ये अपने आप में देखो, ये जो है ना इधर, ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आंसर देता है। ये भी वही आंसर देता है, तो ठीक है, बस ओपन इंटरवल लग जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। वो -π/2 वाला आंसर वैसे भी नहीं आना है, 3/5 लिखा है उधर, 1 थोड़ी लिखा है यहाँ पे कि π/2 निकल आएगा। ठीक है, उसकी रेंज ही रहती है, इसकी रेंज भी। तो अभी रेंज बराबर है, ठीक है, बस वो बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर, बाउंड्री पॉइंट वैसे भी नहीं आ रहे। अगर मैंने यहां प्लस का पाई कर दिया तो इसकी रेंज आपकी, इसकी रेंज चली जाएगी π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में। इसकी इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड, क्या उसकी रेंज जा रही है उतनी? उसकी तो नहीं जा रही, बराबर नहीं होते। अगर मैंने -π कर दिया तो इसकी रेंज लेफ्ट हैंड साइड पे रेंज चली जाएगी -3π/2 से -π/2। क्या उसकी जा रही है उतनी रेंज? नहीं जा रही। ये जब हमने कंफर्म कर लिया तब आपने बोला कि प्रिंसिपल वैल्यू का ही फॉर्मूला लग सकता है। +π -π करने पे उधर के साथ सेटिस्फाई नहीं करेगी रेंज। यहां आपने x से x काट दिया, tan इनवर्स के अंदर आपका बहुत बढ़िया तरीके से 6 लिखा, अच्छा ऊपर 6/1 + x² - 9 साइन इनवर्स में 3/5। आपको पता है ये साइन इनवर्स में 3/5 को बहुत देर से मैं झेल रहा हूं। ये थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आएगी, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, 4 आएगा। tan थीटा यहां से निकलकर आ जाएगा आपके पास 3/4। मतलब ये tan इनवर्स 3/4 लिखा हुआ है, tan इनवर्स 3/4 वही लिखने जा रहे हैं। tan इनवर्स के अंदर यहां पर 1/x² - 8 इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर 3/4। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी, बराबर लिखी हुई है। तो जो अंदर लिखा हुआ है इसके 1/x² - 8, ये बराबर किसके? 3/4 के। यहां से 4 इज इक्वल टू 3x² - 24, 3x² इज इक्वल टू 28। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने इसके अंदर, क्वेश्चन ठीक लिखा था भैया ये।
क्या गड़बड़ करी मैंने इसके अंदर, मैं समझ ही नहीं पा रहा। अच्छा ऊपर 6 था, इतना गंदा आंसर नहीं ना, क्योंकि उसका मुझे पता है। ऊपर 6 था, 6 चल रहा है, 6 चल रहा है, तो इधर 4 नहीं आएगा, इधर 24 आएगा। तो 3x स्क्वायर की वैल्यू, 3x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 48 आ जाएगी। मतलब यहां से आपका x स्क्वायर की वैल्यू 16 निकल आएगी, तो x की वैल्यू ±4 आ जाएगी। x की वैल्यू ±4 आ जाएगी, आ गई, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक है, आपके पास यहां पे लिखा था x स्क्वायर -9, ये आपका था xy जो होता है, ये -1 से बड़ा रहना चाहिए, ये xy। आपको पता है x की वैल्यू चाहे आप 4 पुट कर दो, चाहे आप -4 पुट कर दो, इसकी वैल्यू 7 आएगी। 4 पुट करने भी -4, और 7 जो है वो -1 से बड़ा होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू लगा के ठीक किया था, बिल्कुल ठीक। ये काम हमको हमेशा करना होता है, नोट कि अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यू लगा के सॉल्व किया है तो आप क्या करोगे, चेक द आंसर बाय पुटिंग इन द इक्वेशन। आंसर को हमेशा चेक करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत बार तरीका नहीं होता ये जानने का, कुछ दे नहीं रखा अगर, कि प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगाएं कि पाई प्लस का पाई या माइनस का पाई करें, तो आप प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, और वो सॉल्व करने के बाद जो जितने भी आंसर निकले उससे आप चेक करो क्या प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला ठीक लगाया था। प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगाने में ये 1 + xy ये होता है ना, ये x स्क्वायर -9 आया। अगर x की वैल्यू आपकी 4 आए चाहे -4 आए, ये 7 निकलेगा, और अगर ये 7 निकलेगा तो xy इज ग्रेटर देन -1, और xy ग्रेटर देन -1 पे आपका प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला ही लगता है। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं रही होगी, मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स के अंदर 1/1 + 2x लिखा हुआ है, प्लस में tan इनवर्स के अंदर 1/1 + 4x लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर आपके पास 2/x² लिखा है, 2/x²। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू एक बात पक्की कर लेते हैं कि भैया x की वैल्यू -1/2 नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। -1/4 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, 0 हो जाएगी तो वहां डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। -1/4 हो जाएगी तो यहां डिनोमिनेटर में, -1/2 हो जाएगी तो यहां डिनोमिनेटर में, ये नहीं हो सकती वैल्यूज। फिर क्या करें, फिर प्रिंसिपल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स के लिए। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू वाला फॉर्मूला कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लें अगर, तो कॉट इनवर्स में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो कर नहीं पाएंगे, उसका है कुछ रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं प्लस में, तो आपके पास निकल कर आया tan इनवर्स के अंदर इन दोनों का सम 1/1 + 2x प्लस में 1/1 + 4x। ठीक है, अपॉन 1 माइनस यहाँ पर 1/1 + 2x के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ 1 + 4x। ठीक है, इज इक्वल टू ये tan इनवर्स के अंदर आपके पास 2/x²। tan इनवर्स के अंदर आपके पास 2/x²। इतनी बात है, मुझे उम्मीद है आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, फिर आप एलसीएम ले लोगे यहाँ पर, वो इस नीचे भी यहाँ पर भी एलसीएम ले लोगे, 1 + 2x × 1 + 4x, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिनोमिनेटर में कट जाएगा। ठीक है, वही करने जा रहा हूं। एलसीएम लेने के बाद देखो आएगा क्या क्या। ठीक है, ये tan इनवर्स के अंदर आपके पास यहाँ पर 1 + 4x, ठीक है, प्लस में आपके पास 1 + 2x, ये आ गया। यहाँ पर आपके पास 1 + 2x के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ 1 + 4x, और ये माइनस का 1। ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर 2/x²। आपको पता है tan इनवर्स के अंदर जो ये वैल्यू पड़ी है और वो वैल्यू, उनको बराबर कर दूं, tan इनवर्स हटा दूं, tan इनवर्स का खेल खत्म करूं। tan इनवर्स का खेल खत्म करते हुए आपने बोला ये लिखा हुआ है 6x, ऊपर लिखा हुआ है देखो 6x + 2। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है आपके पास 1 + 2x + 4x + 8x² - 1 इज इक्वल टू 2/x²। ये लिखा हुआ है, ये 1 से 1 कट चुका है, 1 से 1 कट चुका है। इन तीनों में से मैं x को कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये यहां से 2 कॉमन निकाल के उधर वाला 2 काट दिया मैंने, तो 3x + 1 की आ गया। यहां पर आपने 2x को कॉमन निकाल लिया, यहां बचा हुआ है आपके पास 1 + 2 + 4x, 1 + 2 + 4x, 2x + 4x था, वो 6x था, मतलब वो सिर्फ। अच्छा, बिना बात इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। इज इक्वल टू यहाँ 1/,
एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये x से x काटने जा रहा हूं, मैंने आपको बताया अगर आप x से x काट रहे हो, कोई भी वेरिएबल दोनों तरफ काट रहे हो, तो एक रूट कटता है, रूट कट जाता है, तो इसलिए काटना नहीं चाहिए। वो कौन सा रूट है? वो रूट होता है कि जो टर्म आप काट रहे हो वो टर्म जीरो हो। तो अगर मैं x से x काट रहा हूं, इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो वाला रूट कट रहा है, और आपको पता है x इज इक्वल टू जीरो तो हम ले ही नहीं सकते थे, तो उस रूट को काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट दिया। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, ये निकल कर आएगा 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 2, ये वाला 2, ठीक है। ये 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये x लिखा है, 8x लिखा है, इधर लाऊंगा तो माइनस में 7x बचेगा, तो 3x स्क्वायर माइनस में 7x, ठीक है, और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने आप में जो माइनस में 7x लिखा है, ये 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 18 बना रहा है, ये -9 और 2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से 3x कॉमन निकाला आपने, x माइनस 3 बचा, प्लस में 2 कॉमन निकाला, आपके पास x माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 3 और यहाँ पर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू 3 आ गई, यहां से x की वैल्यू -2/3 आ गई, ठीक है। पूछा क्या था क्वेश्चन में? अच्छा, x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू -2/3 आ गई, अच्छा, बहुत बढ़िया है। आपने प्रिंसिपल वैल्यू लेकर सॉल्व किया था। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं, x की वैल्यू 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 पे आपका 1 प्लस एक 4x और 1 प्लस 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए थे, आपका वो जो 1 प्लस xy डिनोमिनेटर में होता था उसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हुए थे। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो देखो 12 प्लस 1 ये बन गया आपके पास 13 इंटू 6 प्लस 1 7, कितना आ गया यहाँ पर 91 निकल आया। अगर ये 91 निकल आया तो ये एक से बड़ी वैल्यू है। अगर ये एक से बड़ी वैल्यू है, एक से बड़ी वैल्यू है ये वैल्यू, अगर एक से, अगर x की वैल्यू आपने 3 रखी है तो कहां गया क्वेश्चन जो हमने किया था, अगर x की वैल्यू मैंने 3 रखी है तो ये, अच्छा 91 तो ये निकल कर आया है, हाँ, तो 1/91 आया ना, ठीक है। तो 1 अपॉन आपका 1 प्लस 4x और 1 प्लस 2x, ठीक है, ये वैल्यू आपकी बराबर है 1/91 के, 1/91 के, जब x की वैल्यू 3 रखी गई, मतलब कि एक से छोटी वैल्यू है। अगर ये एक से छोटी वैल्यू है तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला फॉर्मूला ठीक लगाया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब -2/3 को चेक करेंगे, ठीक है। 1/1 प्लस आपके 4x था, मतलब -8/3, ठीक है, और आपके 1 प्लस 2x था, मतलब -4/3, ठीक है। इसका आंसर कितना हुआ 3 - 8, 1/-5/3 इंटू 1 - 4/3, मतलब -1/3, ठीक है। ये आंसर निकल कर आया आपके पास 9/5। ये वैल्यू आ रही है एक से बड़ी, ये वैल्यू एक से बड़ी आ रही है, देख लो। अगर मैंने -2/3 x की जगह पर -2/3 पुट किया है तो -2/3 पुट करने पर क्या हुआ 1 - 8/3, ठीक लिखा है ना, -5/3 आएगा, और यहां पर 3 - 1/3 आएगा, 9/5 आएगी वैल्यू, एक से बड़ी वैल्यू है। अगर एक से बड़ी वैल्यू आई है तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला सोल्यूशन ठीक नहीं लगाया था। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू वाला सोल्यूशन नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब मुझे यहां पर प्लस का पाई या माइनस का पाई करना पड़ेगा। आपको पता है इधर tan इनवर्स के अंदर अगर मैंने पाई ऐड या पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसकी रेंज और इस tan इनवर्स की रेंज बराबर नहीं आएगी। ये tan इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में रहता है, ये भी एक tan इनवर्स है। इस tan इनवर्स के अंदर अगर मैंने पाई ऐड कर दिया तो इसकी रेंज π/2 से 3π/2 चली जाएगी, और π/2 से 3π/2 जाने का मतलब है कि उसके बराबर कभी नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसी सब पाई सब्ट्रैक्ट करने पे इधर वाले की रेंज आपकी चली जाएगी -3π/2 से -π/2, अगर मैं पाई सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और उधर वाले की -π/2 से π/2 ही रहेगी। ओपन इंटरवल में किसी भी वैल्यू पे दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, तो x की कोई वैल्यू इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। कब? अगर आपने प्रिंसिपल के अलावा कुछ और लगाया। प्रिंसिपल आप लगा कब सकते हो? जब ये वाली वैल्यू एक से छोटी हो। एडिशन कर रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू एक से छोटी हो। तो ये वाली वैल्यू एक से छोटी कौन से वाले केस में आ रही है? जब आपने x की वैल्यू को क्या लिया है 3 लिया है, x की वैल्यू कितनी, उस टाइम पे फॉर्मूले में इस टाइम पे आपका xy लेस देन 1 आ रहा है और इस टाइम पे आपका xy ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। तो xy ग्रेटर देन वाला आंसर आप नहीं ले सकते, सिर्फ आप एक आंसर निकाल के लाओगे। x की वैल्यू यहां से क्या आई 3, -2/3 नहीं आई, ऑप्शन में दे रखा होगा, काटना है वो ऑप्शन, नहीं -2/3 नहीं आएगी। कैसे काटा? चेक करके कि प्रिंसिपल वैल्यू पुट करके निकाल तो दिया था, क्या प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आपके दिल में आएगा तो क्यों प्रिंसिपल वैल्यू से निकाला, और दूसरी वाली से निकालते, तो दूसरी वाली से निकालने गए तो पता चला इधर की रेंज और उधर की रेंज ही बराबर नहीं आई।
ठीक है, इतनी बात में मुझे उम्मीद तकलीफ नहीं होगी आपको। ये चेक करना होता है आपको रख के LHS RHS में। क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास कॉट के अंदर साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है इज इक्वल टू साइन के अंदर टेन इनवर्स के अंदर एक्स रूट 6 बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है, जहां पर आपका एक्स 0 नहीं है, और बढ़िया, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स की पॉसिबल वैल्यू। आपको पता है इस फंक्शन की रेंज 0 से 1 के बीच में रहती है। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको y के बराबर रखोगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक सर्किल बनेगा, इसकी रेडियस बने, 0 से 1 की रेंज आएगी। साइन इनवर्स के अंदर जो भी बैठा है वो -1 से 1 ही रहना चाहिए था वैसे भी। ठीक है, तो इसके डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो अंडर रूट वाला टर्म है ये 0 से 1 का आंसर देगा आपको हमेशा। साइन इनवर्स 0 से 1 की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। टेन इनवर्स के लिए तो ऑल रियल नंबर्स, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये कॉट लिखा हुआ है और यहाँ पर अंदर कॉट इनवर्स होता तो मैं एक दूसरे को काट देता, ऐसे यहाँ साइन लिखा अंदर साइन इनवर्स होता तो कैंसिल हो जाते। तो इसका मतलब इनके अंदर वाले एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। मतलब आपने क्या किया, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने थीटा ले लिया, तो यहाँ से आपका जो साइन थीटा निकल कर आया वो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल आया। आपको उसको करना किसके अंदर है, कॉट इनवर्स के अंदर। आपने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल आई 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ट्राइंगल बना लूं क्या, ट्राइंगल बना के जल्दी हो जाए शायद, और ट्राइंगल बना लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू ये आई थी, ठीक है, आपने लिख दिया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, अरे अपॉन 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स होगा, फिर ये 1 है, ये x है, तभी तो ये अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया होगा। तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू जो आप निकाल के लाओगे कॉट थीटा, तो वो निकल कर आएगा x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थीटा था। अच्छा, साइन इनवर्स इसी को आपने थीटा लिखा था, कॉट थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इस तरफ LHS में आपके पास लिखा हुआ है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको करता हूं भी। ठीक है, इधर से आपने क्या किया कि टेन इनवर्स के अंदर x रूट 6 को, इसको आपने फाई मान लिया, तो टेन फाई की वैल्यू आपके पास x रूट 6 निकल कर आई है। आपने फॉरन ट्राइंगल बनाया, ये लिखा फाई, ये x रूट 6 और ये 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इन दोनों के स्क्वायर का रूट आएगी, तो 6x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट आएगा इधर। अंडर रूट में आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। आपको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास x रूट 6 अपॉन अंडर रूट में 6x स्क्वायर प्लस 1। ये साइन थीटा की वैल्यू आई, साइन फाई की वैल्यू आई, थीटा नहीं फाई था, ये साइन फाई तर समझ गए हो आप, ये साइन फाई की, इसको आपने फाई माना था, साइन फाई ही लिखा हुआ है। साइन फाई की वैल्यू x रूट 6 अपॉन अंडर रूट में 6x स्क्वायर प्लस 1। तो इधर तो कॉट थीटा था, उसकी वैल्यू x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आपके पास वैल्यू x रूट 6 अपॉन अंडर रूट में 6x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां पे एक बात पक्की कर दी इन्होंने कि x की वैल्यू आपको 0 नहीं लेनी है। ठीक है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैंने इधर x और इधर x को काटा तो एक रूट कट जाएगा, वो रूट कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 लेनी ही नहीं है तो उस रूट को बचा के क्या करेंगे, काट दो। ठीक है, फिर आपने स्क्वायरिंग कर ली, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 6 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। इसको मैं इधर ले गया, 6x स्क्वायर प्लस 1 आया, इज इक्वल टू 6 माइनस 6x स्क्वायर। ये इधर आके आपके पास 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/12 आई निकल के। x की तो वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 5/12। ये आया आंसर अपना, प्लस माइनस अंडर रूट में 5/12। ठीक है, या फिर इसको आप बहुत दिल है आपका तो प्लस माइनस साइन के साथ 1/2 अंडर रूट में 5/3। 12 में क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है, 4 का 1/2 निकल आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि प्लस माइनस में से कौन सी वैल्यू रख सकते हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/12 आई थी। अच्छा, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्या था भैया क्वेश्चन, कॉट के अंदर साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन के अंदर टेन इनवर्स के अंदर x रूट 6। ठीक है, मैंने x की वैल्यू पहले रखी अंडर रूट में 5/12,
अंडर रूट में 5/12 रखने का मतलब है कॉट के अंदर साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस 5/12 आएगा यहां पर, इज इक्वल टू साइन के अंदर टेन इनवर्स के अंदर, ठीक है, एक्स की जगह पर अंडर रूट में 6 तो था यहां पर, 6 इंटू 5/12, ठीक है, ये और ये कट गया, 2 बचा, अंडर रूट में 5/2 आया टेन इनवर्स में, ठीक है, यहां से 12 माइनस आया, साइन इनवर्स में 7/12, साइन इनवर्स में अंडर रूट में 7/12, 12 माइनस 5, ठीक है, कॉट बाहर लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन यहां पर टेन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 5/2, ये वैल्यू निकल कर आ रही है 2, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, चेक कर रहे हैं, चेक सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको देखना है, सेम आ रहा है कि नहीं, कैसे देखा जाए, आओ देखते हैं, वही सेम काम करूंगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू √7 होगी, ये वाली वैल्यू √12 होगी, तो ये वाली वैल्यू √5 होगी आपके पास, √5, तो कॉट आएगा आपके पास √5/√7, तो कॉट के अंदर कॉट मतलब ये √5/√7 निकलेगा, रूट में 5/7 इस तरफ, इधर आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू को थीटा मानोगे टेन इनवर्स को, तो टेन थीटा √5/√2 हो जाएगा, मतलब ये √5 ये √2, तो आपको पता है ये √7 बनना है, ये √7, ठीक है, आपको फिर क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, तो √5/√7 इधर आएगा, मतलब रूट में 5/7, बिल्कुल सही है, दोनों तरफ सेम आ रहा है, कोई तकलीफ की बात नहीं। अच्छा, अगर इसमें कोई तकलीफ नहीं थी तो जब आप माइनस वाला रखोगे, माइनस वाला, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्क्वायरिंग हो जाएगा, लेकिन जैसे यहां पे रखोगी ना नेगेटिव वैल्यू, तो टेन इनवर्स क्योंकि ऑड फंक्शन होता है तो माइनस को निकाल के बाहर रख देगा, और साइन भी ऑड फंक्शन होता है, वो भी माइनस को बाहर निकाल के रख देगा, ठीक है, वो जो माइनस बाहर आएगा तो वो पूरे टाइम बाहर चलता रहेगा, तो माइनस में अंडर रूट 5√7/, बाकी तो सब सेम होगा, माइनस बाहर निकल कर आ जाएगा, तो इसका मतलब कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी। आप देखो जब आप x की वैल्यू माइनस अंडर रूट में 5/12 रखने जाओगे, तो यहां पर तो कॉट के अंदर साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस 5/12 भी आएगा, क्योंकि यहां तो स्क्वायरिंग है, लेकिन यहां पर साइन के अंदर टेन इनवर्स के अंदर माइनस अंडर रूट में 5/12 और अंडर रूट में √6 ये आएगा, टेन इनवर्स निकालेगा माइनस अपने बाहर, और साइन खुद ऑड फंक्शन है वो निकालेगा माइनस बाहर, इसके बाहर माइनस लग जाएगा, इसके बाहर कोई माइनस नहीं आया, ये वही पिछली बार वाला आंसर देगा, अंडर रूट में 5/√7, वो भी वही आंसर देगा, माइनस बाहर रखे में अंडर रूट 5/√7, लेकिन माइनस बाहर लगेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के बराबर तो होगी नहीं, तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 अंडर रूट में यहां पर 5/3, ध्यान देना इस चीज पर, ये चेक करना पड़ता है आपको। इतनी बात में मुझे उम्मीद है तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ठीक है, आओ भाई जरा आगे, ये क्वेश्चन हुआ, अब देखना आगे, मैं आपको कुछ ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद दिलाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, हमने एक एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक एक फॉर्मूला प्रूफ भी किया है, जिनको मैंने ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने मुझसे पढ़ी है एक एक फॉर्मूला प्रूफ करके निकाल के लाए हैं, ठीक है, उसके अंदर पहला फॉर्मूला आपके पास ये ऐसे करके होता है ना, इफ a + b + c इज इक्वल टू पाई, कि अगर ट्राइंगल के एंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम पाई होता है, तो आपके पास पहला फॉर्मूला था कि cos 2a प्लस में cos 2b प्लस में cos 2c की वैल्यू -1 -4 cos a cos b cos c, ये आती थी कि हाँ यही तो था फॉर्मूला, प्रूफ करके निकाल के लाए थे पूरा, ठीक है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला तो याद, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फिर क्या फॉर्मूला था, क्योंकि sin 2a प्लस में आपके पास sin 2b प्लस में आपके पास sin 2c, अगर a + b + c पाई है तो बराबर किसके होता था, 4 sin a sin b sin c के, ठीक है, फिर और क्या फॉर्मूला होता था कि अगर आपके पास यहां पर sin a प्लस में sin b प्लस में sin c लिखा हुआ है, तो वो बराबर होता था आपके पास 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 के,
कि जब सिर्फ ए 2a नहीं आया, ए आया, तो साइन वाले में कॉस निकला, a/2 b/2 c/2 करता हुआ। ठीक है, चौथा क्या था आपके पास कि अगर आपके पास cos a प्लस में cos b प्लस में cos c है तो वो क्या निकलता था 1 + 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ये फॉर्मूले पढ़ाए थे। ठीक है, उसके बाद पांचवा फॉर्मूला क्या बताया था कि आपके पास tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये ऐसे भी याद दिलाया था मैंने कि टन 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 इक्वल टू टन टन टन, करवाया था, यही सब मजाक किया था क्लास में। ठीक है, कि ये tan a tan b tan c का सम जो होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। सम ऑफ tan इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan, अगर आपके ट्राइंगल के एंगल है। ठीक है, अगर आपका ए बी सी पाई के बराबर है। अच्छा, ये तीनों है एंगल। अगर ये एंगल है तो यही एंगल को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी लिखा जा सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी लिखा जा सकता है सर, हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी लिखा जा सकता है। कहां गया मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन कहां गया, अरे क्वेश्चन खो गया क्या, हाँ ये रहा क्वेश्चन पहला। ठीक है, अगर आपका इफ tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये प्रूफ करना है आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कैसे पता होना चाहिए कि हमने क्या माना कि ये तीन एंगल का सम पाई है, तो मैंने बोला कि tan इनवर्स x जो है वो मेरा a है, tan इनवर्स y जो है वो मेरा b है, tan इनवर्स z जो है वो मेरा c है। इसका मतलब x की वैल्यू मेरी tan a के बराबर है, ठीक है, y की वैल्यू मेरी tan b के बराबर है और z की वैल्यू मेरी tan c के बराबर है। ठीक है, ऐसे कर लिया। उसमें से आपको पता है अगर ये a था, ये b था, ये c था, तो a प्लस b प्लस c पाई है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। अगर ये पाई होता है तो ट्रिग्नोमेट्री बोलती है आपसे कि tan a का समेशन बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ समेशन। क्यों इतनी मेहनत, कि तीनों का सम जो होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के, tan a tan b tan c के। tan a की वैल्यू कितनी है, x y z, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बराबर हो जाएगी x y z के, नहीं तो घूमते रह जाओगे इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया प्रूफ, यही करना था, यही करना था, हाँ यही करना था, यही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल था, हाँ तो क्या कर सकते हैं। तो ये सिंपल तो तब था जब आपको ये पता हो कि अच्छा ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो कहां से सिंपल लगेगा, फिर तो आप खो जाओगे। एक्स कैसे निकालूं बाहर में tan इनवर्स में से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। इसी में क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि अगर आपका cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में आपके पास cos इनवर्स z की वैल्यू पाई है, देन आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz की वैल्यू कितनी आएगी। अगर आपके पास कभी भी इन तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सम पाई दे रखा है, आपको याद रखना है कि मुझे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं से इनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर तीन का सम पाई दे रखा है, तीन एंगल का सम पाई मतलब ट्राइंगल के एंगल है वो, और ट्राइंगल के एंगल बनते ही सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल याद आना चाहिए, और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में इन फॉर्मूलों का जबरदस्त यूज था। ठीक है, आपको ये तीन एंगल दिख रहे हैं पाई के बराबर। ठीक है, आपने क्या बोला कि सर cos इनवर्स x की वैल्यू को लिख देते हैं हम a, cos इनवर्स y की वैल्यू को लिख देते हैं b, cos इनवर्स z की वैल्यू को लिख देते हैं c। यहां से आपका जो x है वो cos से निकल आएगा, जो y है वो cos b निकल आएगा, जो z है वो cos c निकल आएगा। अच्छा, ये निकल आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी है, a b c है ना तीनों, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, आपका पाई के बराबर है। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है तो आपको पता है cos 2a प्लस में cos 2b प्लस में cos 2c की वैल्यू -1 -4 cos a
cos b cos c निकल कर आएगी, बहुत बढ़िया है। सर cos 2a क्या निकालूं? cos 2a x के टर्म में कैसे आएगा निकल के? cos 2a की वैल्यू क्या होती है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये कौन सा फॉर्मूला है? तो दिमाग पे जोर डालो, आएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4। ये cos a cos b cos c क्या चीज है? ये तो xyz है, xyz थे। हाँ, cos a की वैल्यू x थी, cos b की वैल्यू y, cos c की वैल्यू z लिख दिया। एक तो 4xyz आया, आपको कितना चाहिए था? 2xyz। अच्छा, ये 2 cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर b, 2 cos स्क्वायर c, ये माइनस 1 माइनस, ये माइनस 1 से माइनस 1 कटा, एक तो ये माइनस 1 और माइनस 1 निकल के आएंगे, देखो माइनस 2, इनको मैं लिखने चाह रहा हूं अभी। आपके पास 2 कॉमन निकल के cos स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर b प्लस में cos स्क्वायर c, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4xyz। ठीक है, cos a की वैल्यू अभी अभी देखिए x है, तो ये x स्क्वायर लिखा है, 2 से डिवाइड लगा दिया आपने, बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, 2 से डिवाइड लगाया, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, वहां भी लगेगा, इज इक्वल टू माइनस 2xyz। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। देख लो कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है? 1। अच्छा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 1 आती है। जब आपका cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z, आपको पता है बाकी सारी बातें। इतनी बात में मुझे उम्मीद है आपको तकलीफ नहीं होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे सॉल्व करना है उसको, उससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा अगर बात नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आओ भाई अगले क्वेश्चन पे। ये सब हो गया था, ध्यान से देखते आना। ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, आपका रेंज बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आया? अगर आपका अल्फा जो है वो 3 साइन इनवर्स, ये तो एकदम ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने किया हुआ ना हो तो आप नहीं कर सकते इसको। 3 cos इनवर्स के अंदर 4/9 वेयर ITF टेक्स प्रिंसिपल वैल्यू है, वेयर ITF टेक्स प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, 3 टाइम्स लिखा हुआ ना, इसलिए ITF टेक्स प्रिंसिपल वैल्यू, बहुत बढ़िया है। ठीक है, देन ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन क्या है आपका कि cos बीटा इज ग्रेटर देन 0। बी ऑप्शन क्या है? साइन बीटा इज लेस देन 0। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? cos के अंदर अगर अल्फा प्लस बीटा ले लिया जाए तो इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा, और अगर cos अल्फा ले लिया जाए तो वो नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये 3 साइन इनवर्स लिखा हुआ है, उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। ये 3 cos इनवर्स लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। 3 साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स के अंदर 3x, x की जगह क्या? 6/11 माइनस 4x क्यूब, ये फॉर्मूला है। अच्छा, उससे क्या निकल आएगा? अल्फा निकल आएगा। आपको ये तो बताना है cos अल्फा नेगेटिव, साइन बीटा नेगेटिव। ऐसी 3 cos इनवर्स का फॉर्मूला है आपके पास। 3 cos इनवर्स का क्या फॉर्मूला है? 4x क्यूब माइनस 3x। उससे आपके पास क्या निकल आएगा? बीटा निकल आएगा। वो बीटा में आपको क्या डालना है कि साइन बीटा, कॉस बीटा, पॉजिटिव नेगेटिव। एक तरीका ये हुआ। ठीक है, एक और तरीका देखना भाई, साइन इनवर्स के ग्राफ के बारे में आपको पता है, यही वो तरीका है ना जो खुद से आ नहीं सकता जब तक कि आप इस क्वेश्चन को देखा हुआ ना हो। ठीक है, 6/11 आ रही है वैल्यू। ठीक है, आप मुझे बताओ 6/11 और 6/12 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 6/12, हाँ 6/12 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? भाई न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी हो गई, ऐसे है। अच्छा, अगर मैं साइन इनवर्स अप्लाई कर दूं तो साइन इनवर्स में 6/11 जो है वो बड़ा होगा साइन इनवर्स के अंदर 1/2 से, स्लाइटली बड़ा होगा, स्लाइटली बड़ा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा इनमें, थोड़ा सा ही तो फर्क होगा भाई। ये 1/2 है, ये कितना होगा?
ये 0.54, वो 0.5 होगा, ये 0.545 ऐसे निकलेगा, 5454। ठीक है, तो पॉइंट्स का फर्क आ रहा है, तो वो साइन इनवर्स अप्लाई कर दे। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, साइन इनवर्स 1/2 की आपको वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू होती है, π/6। तो साइन इनवर्स के अंदर आपके पास 6/11 आया, इज ग्रेटर देन π/6। आपके पास 3 टाइम्स साइन इनवर्स के अंदर 6/11 लिखा हुआ है, वो अपने आप में ग्रेटर देन π/2 हो जाएगा। ग्रेटर देन π/2 ये अपने आप में अल्फा था, अल्फा इज ग्रेटर देन π/2। ग्रेटर देन π/2 मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन, मतलब ऐसे कि अगर आपका यहां पर π/2 है तो यहां पर अल्फा है, जरा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चल रही थी, अल्फा आपका π/2 से बड़ा हो गया। π/2 से बड़ा होगा, π/2 से बड़ा होने का मतलब ये नहीं है 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब है कि 1000 डिग्री पहुंच गया, वो नहीं। 90 डिग्री से बड़ा होगा ना, 95 डिग्री 100 डिग्री पर है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट है। ये सर आप क्वाड्रेंट क्यों देख रहे हो, मैं क्वाड्रेंट क्यों देख रहा हूं, वो ऑप्शन से पता चल रहा है। कॉस की पॉजिटिव वैल्यू, साइन की नेगेटिव वैल्यू, कॉस की पॉजिटिव वैल्यू, कॉस की नेगेटिव वैल्यू। कॉस और साइन की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कौन बताएगा कि उनके अंदर का जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में, वही तो पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे। तो अभी हमने पता कर लिया कि अल्फा तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट का है, π/2 से जरा सा बड़ा है। अब आओ बीटा पे, कितना दे रखा है आपको बीटा में, 4/9। आपके पास बीटा दे रखा है 3 टाइम्स कॉस इनवर्स के अंदर 4/9। ठीक है, 4/9 और 4/8 में आपको पता है ये बड़ा होगा, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा, बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये छोटा होगा, 1/2 है। आप कॉस इनवर्स अप्लाई करने जा रहे हो, कॉस इनवर्स का ग्राफ ध्यान है आपको, कॉस इनवर्स अपने आप में डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर मैं दोनों तरफ अप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ अप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। आपके पास निकल कर आता है कॉस इनवर्स के अंदर 4/9 इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स के अंदर 1/2। अच्छा, कॉस इनवर्स के अंदर 1/2 से बड़ा है। कॉस इनवर्स 1/2 किस वैल्यू पर, π/3 पर, शायद π/3 पर। कॉस इनवर्स 4/9 इज ग्रेटर देन π/3। π/3 60 डिग्री पर होगा, 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 कॉस इनवर्स 4/9 इज ग्रेटर देन पाई, मतलब जो आपका बीटा है, बीटा इज ग्रेटर देन पाई आ गया। और ये स्लाइटली ग्रेटर, बहुत बड़ा नहीं है, ये ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें, थोड़ा सा बड़ा, स्लाइटली ग्रेटर, बीटा इज ग्रेटर देन पाई। अच्छा, बीटा आपका पाई से बड़ा आ गया। अब वैल्यू देखनी है आपको, क्या है पहला ऑप्शन, कॉस बीटा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको पता है बीटा की वैल्यू, कॉस के अंदर आपके पास पाई प्लस पड़ा हुआ, 90 डिग्री से बड़ा है ना बीटा, 180 डिग्री से बड़ा है ना। आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, कॉस बीटा निकालना, कॉस बीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव आएगा तो आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑप्शन में कॉस बीटा ग्रेटर देन 0 दे रखा है। बी ऑप्शन में बात किसकी हो रही है, साइन बीटा की, बीटा किसका है, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और यही दे रखा है आपको, तो बी आपका ऑप्शन हो गया, यही दे रखा है, साइन बीटा लेस देन 0। उसके बाद क्या है, कॉस के अंदर अल्फा प्लस बीटा, अब आपको पता है अल्फा बड़ा है π/2 से जरा सा बड़ा, और बीटा बड़ा है पाई से, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो बड़ा होगा आपका 3π/2 से। 3π/2 से बड़ा होने का मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट, अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है वो किसका बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जा रहा है, कॉस पॉजिटिव होगा, और आपके ऑप्शन में पॉजिटिव ही दे रखा है, ये आपका आंसर होगा। डी क्या है आपके पास, कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा किसका था भाई, अल्फा था सेकंड क्वाड्रेंट का, था अल्फा इज ग्रेटर देन π/2 से थोड़ा सा बड़ा था, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और यही दे रखा है आपको, डी भी आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये 2015 में आईआईटी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, ये तकलीफ दे सा क्वेश्चन है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सूझते नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो छूटेगा ही छूटेगा अगर आ गया एग्जाम के दिन। ठीक है, इसके अंदर जो एनालिसिस थी ना, पैटर्न पे नहीं है ना, आप दिमाग लगा पाए कि आपको अप्रोच क्या सोचनी है। बस अगर आप इतना दिमाग लगा पाए
कि कॉस पॉजिटिव साइन कॉस साइन की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब इन एंगल के क्वाड्रेंट्स बताने हैं बस, और क्वाड्रेंट चेंज होते हैं π/2 की लाइन पर या पाई की लाइन पर, ये वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर। तो ये जो एंगल लिखे हुए हैं इनको आपको π/2 या पाई पे कंपेयर करना है बस, ये वाली बात क्लिक करनी चाहिए, ये नहीं क्लिक करेगी तो प्रॉब्लम होगी, तो फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, तो क्लियर सी बात है। अच्छा, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, कहां से कहां वैल्यू जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, कहां गया क्वेश्चन मेरा। इस तरीके के ना बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। देखो, इफ कॉस इनवर्स के अंदर x प्लस में कॉस इनवर्स के अंदर y प्लस में कॉस इनवर्स के अंदर z इज इक्वल टू पाई के साथ आपके पास सेक स्क्वायर में u प्लस में सेक स्क्वायर में v, सेक स्क्वायर में सेक की पावर 4 में, अच्छा, प्लस में सेक की पावर 6 में w, ओहो u v w सेक में पड़ा हुआ है, ये बराबर है वेयर u v w are least non negative angles such that, अच्छा, u is less than v is less than w, then the value of x की पावर में लिखा हुआ है 2000, बहुत बढ़िया, प्लस y की पावर में 2000 प्लस z की पावर में 2000 2002 लिखा है की पावर में। मैं आपको अभी से बता देता हूं, अभी से, कि जब इतनी बड़ी पावर आ रही है ना, तो अगर यहां 2 भी आ गया ना तो एस टेस हो जाएगी इस क्वेश्चन की, 2 की पावर में 2000, इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 आनी है, इतनी बड़ी पावर। ये सब चीजें तो 36 पाई अपॉन बात u v w की वैल्यू की, u प्लस v प्लस w की वैल्यू कितनी होगी, इनकी वैल्यू कितनी होगी भाई। कैसा क्वेश्चन आ गया सर ये, मैं समझाता हूं आपको कैसा क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन है रेंज बेस्ड। ये कौन से क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन दे रखी थी x में, एक तरफ y में पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा था। आप कहते थे कि जो लेफ्ट वाला है वो साइन की इक्वेशन है, इसकी रेंज निकालेंगे, ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इज लेस देन और इक्वल टू 1। राइट में आपके पास कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा पड़ा हुआ होता था, आप वो कहते थे इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो दोनों राशि कहां है, बराबर कहां हो सकते थे, अब दोनों की वैल्यू 1 हो जाए, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। कैसे उस टाइप का, कैसे, मैं अभी दिखाता हूं आपको। आपके पास कॉस इनवर्स x हो, कॉस इनवर्स y हो, कॉस इनवर्स z हो, ठीक है, तीनों के तीनों जो होंगे आपके पास वो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करेंगे, कॉस इनवर्स की रेंज होती है। तो अगर मैं तीनों का सम कर दूंगा, कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y प्लस में कॉस इनवर्स z, तो वो लाई करेंगे 0 से लेकर 3 पाई के बीच में, कि भाई हो सकता है कि तीनों पाई 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 आंसर निकाल दें, 3 पाई से ज्यादा तो नहीं जा सकते। ये तो आपके एलएचएस की रेंज हो गई 0 से पाई। अब आरएचएस में सेक का स्क्वायर, इवन पावर, सेक पे इवन पावर, सेक पे इवन पावर, सेक पे इवन पावर है। आपको पता है कि सेक की जो रेंज होती है, सेक एक्स की रेंज, वो होती है आपके पास माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन में 1 से इनफाइनाइट। अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यूज हट जाएंगी इसकी, तो सेक स्क्वायर एक्स की जो रेंज होती है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट होती है। मतलब सेक स्क्वायर हो, सेक की पावर 4 हो, वो 1 से इनफाइनाइट होगा, नेगेटिव वैल्यूज तो लाएगा नहीं। आपको यहां से समझ में आ गया कि आप सेक स्क्वायर यू लिखोगे सर, सेक स्क्वायर यू लिखो, या आप सेक स्क्वायर वी लिख लो, या सेक की पावर 4 सॉरी, ठीक है, या आप सेक की पावर में 6 डब्ल्यू लिख लो। ये सब के सब आपके पास 1 से लेकर कहां के बीच में रहेंगे, इनफाइनाइट के बीच में, तीनों की वैल्यूज यू वी डब्ल्यू, स्क्वायरिंग हो रही है ना सेक की, यू वी डब्ल्यू, अच्छा 1 से इनफाइनाइट के बीच में रहेंगे। अच्छा, इन तीनों का सम कहां से कहां रहेगा फिर, सेक स्क्वायर यू प्लस में आपके पास सेक की पावर 4 वी
प्लस में सेक की पावर में 6w, इन सब का जो सम रहेगा वो 3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में रहेगा। है भाई, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 और इसकी 1 तीनों का सम करूंगा तो मिनिमम वैल्यू 3 तो निकलेगी। और क्वेश्चन में देखना इनके बाहर क्या लगा हुआ है, इनके बाहर लगा हुआ है पाई, इनके बाहर लगा हुआ है पाई। अगर पाई लगा हुआ है आपके पास तो यहां 3 पाई से लेकर पाई टाइम्स सेक स्क्वायर यू प्लस में सेक की पावर में 4v प्लस में सेक की पावर में 6w। मतलब जो आपका RHS है, आप LHS आ रहा है 3 पाई है 3 पाई से छोटा, LHS लेस देन और इक्वल टू 3 पाई। आपका RHS जो आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पाई आ रहा है। दोनों राजी कहां होंगे, दोनों राजी। इक्वेशन इज पॉसिबल व्हेन बोथ आर 3 पाई, जब दोनों के दोनों क्या हो जाएं, आपके 3 पाई हो जाएं। अच्छा, दोनों के दोनों 3 पाई हो जाएं। इसका मतलब आपका cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z, इसकी वैल्यू 3 पाई हो जाए, और आपके पास पाई टाइम्स सेक स्क्वायर यू प्लस में सेक स्क्वायर v प्लस में सेक स्क्वायर w की वैल्यू 3 पाई हो जाए। ठीक है, ये देखो, इस अगर इन तीनों की वैल्यू का सम अगर 3 पाई हो रहा है तो आपको पता है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पाई निकाले, ये पाई निकाले, ये पाई निकाले, तभी 3 पाई तक पहुंच सकते हैं। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू आपके पास -1 हो गई, y की वैल्यू आपके पास -1 हो गई, ठीक है, और z की वैल्यू आपके पास -1। आपको पता है ना कॉस इनवर्स के ग्राफ में, अरे 1 क्या लिख रहा हूं, कि x की वैल्यू 1 पे इनपुट जब 1 होता है तो ये 0 निकालता है, इनपुट जब -1 होता है, तीनों की वैल्यू -1 हो गई। उधर से आपको पता है ये और ये कट गए, ये तीनों तभी आपको आंसर देंगे। ठीक है, 3 निकाल के, जब ये भी 1 निकाले, ये भी 1 निकाले, ये भी, अगर एक ने भी 1 से बड़ी वैल्यू निकाल दी तो उनमें से बाकी किसी में से सेक स्क्वायर नहीं है, पावर में 4 है, पावर में 4 है, पावर में 6 है। ठीक है, एक ने भी, किसी ने 1 से बड़ी वैल्यू निकाल दी, मान लो इसने अपनी वैल्यू 2 निकाल दी, अगर इसने 2 निकाल दी तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी 0 होनी पड़ेगी, और सेक तो 1 या 1 से बड़ा रहता है, तो इन तीनों की वैल्यू भी 1 आनी पड़ेगी। तो सेक स्क्वायर यू की वैल्यू 1, सेक की पावर 4 v की वैल्यू 1, सेक की पावर 6 w की वैल्यू 1। अच्छा, इन तीनों की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, जहां पर क्या क्या बात बोली गई थी, और u v w आर लीस्ट नॉन नेगेटिव एंगल्स, वो एंगल नॉन नेगेटिव हैं। अच्छा, नॉन नेगेटिव एंगल है लीस्ट, u इज लेस देन v इज लेस देन w, छोटा u है, फिर v है, फिर w है। लीस्ट नॉन नेगेटिव एंगल, इस बात का क्या मतलब होता है कि सेक u की वैल्यू +-1 निकल सकती है, ठीक है, सेक v की वैल्यू भी +-1 निकल सकती है, और सेक w की वैल्यू भी +-1 निकल सकती है। ठीक है, सेक की वैल्यू 1 कहां कहां मिलती है, 0 पर मिल जाएगी, पाई पर मिल जाएगी, पाई पर -1 मिल जाएगी, -1 तो मिल ही जाएगी, -1 ही मिल सकती है ना, ऐसे स्क्वायर अगर 1 के बराबर है। ठीक है, फिर आपकी 2 पाई पे मिल जाएगी, 3 पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे वो 1 या -1 का आंसर देंगे। अब आपसे कहा गया है कि आपको लीस्ट, आपके जो एंगल है वो लीस्ट है और नॉन नेगेटिव है, लीस्ट है और नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी u की वैल्यू के आपके पास चॉइस है कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई ले लो तो आप 17 पाई ले आओ उसकी वैल्यू, नहीं, आपको लीस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू लेनी है, और लीस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू के साथ कंडीशन क्या लगाई है कि u छोटा होगा, उससे बड़ा v होगा, उससे बड़ा w होगा। तो मैंने वैल्यू उठा ली कि आपकी u की वैल्यू 0 ले ली, और v की वैल्यू पाई ले ली, और w की वैल्यू मैंने 2 पाई ले ली। +-1 हो सकते हैं, लीस्ट नॉन नेगेटिव एंगल ही तो था, u इज लेस देन v इज लेस देन w लेना था, u v w आर द लीस्ट नॉन नेगेटिव एंगल्स, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, देन द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। हाँ भाई, u 0 ले लिया, नॉन नेगेटिव में 0 लिया जा सकता है। अच्छा, किसकी वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की पावर 2000 था, ये तो -1 आए, देखो मैंने कहा 1 आएंगे, वो -1 आ गए, 1 या -1 ही आने थे। इवन पावर, इवन पावर, इवन पावर, आपको पता क्या पूछा था, वही लिख देते हैं एक बार, 2000 प्लस y की पावर में 2002 प्लस z की पावर में 2004 प्लस में क्या पूछा था, और क्या था क्वेश्चन में, 36 पाई अपॉन u प्लस v प्लस w, -1 की पावर में 2000 प्लस -1 की पावर में 2002 प्लस -1 की पावर में 2004
प्लस में आपके पास 36 पाई, यहां पर 0 प्लस पाई प्लस 2 पाई। ठीक है, ये 1 1 और 1 ये तो निकला है 3, प्लस में 36 पाई अपॉन 3 पाई, पाई से पाई कट गया, ये कट के 12 हो गया। कितना आंसर निकला है टोटल? 15। क्या किया क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर दोनों साइड की रेंज बराबर करी। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या? कर क्या सकते हैं? किया ही है। अब सकते पे तो बात ही नहीं रही, अब तो कर ही दिया। कर सकने की बात तो तब आती जब नहीं कर पाते और बताया जाता कि देखो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, तो कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किसका हुआ? ये रेंज का। ऐसे रेंज बेस्ड क्वेश्चन आपको असाइनमेंट वगैरह में मिल जाएंगे। ऐसे रेंज बेस्ड के दोनों तरफ की आपको रेंज बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अलग अलग बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, उसके लिए करवा दिया ये। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो नहीं है एग्जाम्स ने, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करके रखना। मैंने एक ठीक ठाक मुश्किल का क्वेश्चन करवा दिया है। मेन चीजें जो थी आपकी आईटीएफ की सीरीज ट्राइंगल में कन्वर्ट करना, वो सब चीजें थी, वो हमने देख लिया। ठीक है, यहां पर आपका एक चैप्टर खत्म होता है। जेई एडवांस के भी जितने क्वेश्चन आप इस टाइम तक कर सकते हो मैंने करवा दिए सब क्लास में। ठीक है, आपका ये चैप्टर एंड होता है यहां पर। ठीक है, और नेक्स्ट टर्न से हमारा लिमिट स्टार्ट हो जाएगा। लिमिट नाम का चैप्टर जो अपने आप में बेस है कैलकुलस की। फंक्शंस के बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, फंक्शंस तो पूरी कैलकुलस के लिए, डिफरेंशियल कैलकुलस लिमिट पे बेस्ड होता है। लिमिट आती है तो वो आता है समझ में। 6 लेक्चर था, बढ़िया। डाउट रह जाएगा आप पूछ लेंगे। जेई एडवांस का पेपर आप लोगों को साइट पे मिल जाएगा, वो जेई एडवांस की साइट पे भी है, डाउनलोड कर लेना, नहीं तो ऐप पे अपलोड करवा देंगे। क्वेश्चन वगैरह देख लेना उसमें। ठीक है, मैंने गिना था अभी तक वैसे 16 ही क्वेश्चन आप कर सकते हो उसमें। आपको लगेगा सर पूरा 11th और इतना 12 पढ़ लिया 16 क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, 36 में से अभी 16 क्वेश्चन कर सकते हो। अभी 20 का बचा है। क्यों बचा है? इतना इतना क्यों बचा है? पूरा साल 11th का पढ़ चुके हैं और अभी जेई अब इतना सा कोर्स बचा हुआ है अभी, तो मतलब कि सिर्फ कैलकुलस ही तो बची है, तो इतने क्वेश्चन क्यों बचे? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कैलकुलस के होते हैं ना, कैलकुलस से बहुत बड़ा पार्ट आता है, तो इसलिए बचा हुआ है अभी कि 20 क्वेश्चन अभी आप कर ही नहीं सकते उसमें। 36 में से पेपर 1 पेपर 2 में 18 क्वेश्चन थे, 16 ही क्वेश्चन कर सकते हो अभी, 20 कर ही नहीं सकते अभी, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। वो कब पढ़ेंगे? वो अब पढ़ेंगे, क्योंकि कैलकुलस से मेजर पोर्शन है। कैलकुलस खत्म होने के बाद फिर आगे मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी 3D वेक्टर के। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टर्न से।